गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय सतनाम, जय श्री कृष्ण। साथियों, कल की क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर क्या होता है, स्वर का वर्गीकरण हमने डिटेल में चर्चा किया। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है, व्यंजन पर ये क्लास चलने वाली है। जल्दी से साथी जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क हो सके। आइए साथियों, हम सीधे आज की क्लास पर आए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम स्टडी करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। आखिर ये व्यंजन होता क्या है। देखो, व्यंजन वर्ण एक परतंत्र वर्ण है, अर्थात यह स्वर की सहायता से बोली जाती है। स्वर की परिभाषा हमने क्या देखा, तो वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है वो स्वर है। लेकिन व्यंजन क्या है, स्वतंत्र उच्चारण इसका नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें इसको उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल में दिया है। देखिए, क शब्द को जब हम बोलना है, क एक व्यंजन है। क शब्द को अगर हमको बोलना है साथियों, तो क के साथ अ जो है साइलेंट रहता है ना, अ जुड़ा हुआ है। क बोलना है तो अ को हमें बोलना ही पड़ेगा, उससे हम अलग नहीं कर सकते। तो यही व्यंजन है, अर्थात व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है। इसको बिना स्वर की सहायता से हम बोल ही नहीं सकते, अर्थात इसको स्वर की सहायता से बोली जाती है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां पर उच्चारण में अस्वर छिपी रहती है ना। अभी हमने बताया जैसे क धन अ बराबर क जैसे शब्द एक वर्ण है व्यंजन वर्ण, तो उसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, अब इस जो व्यंजन है उसकी जो संख्या है 33 होती है। याद रखें साथियों, व्यंजन की जो संख्या है वह 33 होती है। ठीक है, अब हम बात करें व्यंजन का वर्गीकरण। आखिर इस व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो देखिए, व्यंजन को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कई तरीके से। एक तो अब देखो यहां पर कितने प्रकार के व्यंजन होंगे। एक तो है आपका स्पर्श व्यंजन होता है। एक व्यंजन आपको देखने को मिलेगा साथियों, अंतस्थ व्यंजन होता है। और एक उष्ण व्यंजन होता है। ठीक है, और एक आपका मिलता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा आपका मिलता है उद्दीप्त व्यंजन। तो 5 तरीके से ये जो व्यंजन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो व्यंजन की बेसिक नॉलेज समझ गए होंगे। अब चलिए हम इन्हीं व्यंजनों के वर्गीकरण के एक एक बिंदुओं को समझते हैं। देखिए साथियों, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 व्यंजन सभी स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है, तो क से लेकर प तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और इस स्पर्श व्यंजन को मुंह से किसी भी विशेष स्थान से बोला जाता है, जैसे कर्ण से, तालु से, मूर्धा से, दंड से और ओष्ठ से स्पर्श होता है। आप देख पाएंगे, आपको चित्र में शो हो रहा है यहां पर टेबल के रूप में, है ना भाई। तो देख सकते हैं क च ट त प, है ना। क से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा और द से दंत या दांत, ओ से ओष्ठ है। ठीक है, तो क से ये क है और ये प है, क से प तक। ठीक है, इसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठ है, ये 5 है। अब देखो साथियों,
आपको इसको रटना कैसे है, याद कैसे करना है, बहुत ही शानदार ट्रिक। मैं यही सूत्र ला याद करके ना मैं बिल्कुल सफल हुए हूँ। ये जो अभी हम टेबल देखा था ना वो कर बर बिल्कुल मैं छत्तीसगढ़िया और संगवारी हो और बिल्कुल छत्तीसगढ़िया ही तरीका ला मैं आप मन ला बताता हूँ। तो देखो यहां से देखो कर्ण तालव्य ई म के शुरू ला मैं ले रहे क ता मु द ओ, ये हर सूत्र है मोर बर जिला मैं पढ़े रहे कतामु दाओ कतामु दाओ कतामु दाओ कतामु दाओ कतामु दाओ। बस मैं यही याद करे हूँ, मैं कभू नहीं भूला चीज ला संगवारी हो। तो कतामु दाओ ये मैं याद कर रहे हूँ। अब यहां से कैसे आपको करना है, कतामु दाओ यहाँ देखो कता मु द ओ है ना भाई। तो अब ये कैसे तो क से कंठ, ता से तालव्य, मु से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ है, यही तो कतामु दाओ है। अब इसको क्रम को कैसे याद रखना है, तो भाई आप मन बचपन से ही अनार आमला पढ़े हो पहली कक्षा में, बोला तो आप मन भूल नहीं सको। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, है ना भाई। बिल्कुल ये आप मन एक दो बार पढ़ के आप मन देखिए संगवारी हो, ये मन आप मन ला बिल्कुल सरल लगी। काबर आप मन पहली दूसरी में पढ़े हवा ऑलरेडी, बस इला आप मन याद रखो कतामु दाओ। ये सूत्र है आप मन बर क ता मु द ओ कतामु दाओ। ठीक है, अब ई मा कतामु दाओ हो जही ता आपन इसे याद क से क ख ग घ अंगा है ना, तालव्य से कौन है च छ ज झ इया, उसके बाद मूर्धन्य से का है ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ हड़ा। ठीक है, इस तरह से आप मन ला रखना है। आप मन ला ये जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है ना संगवारी हो, यही इसी को बस आप याद रख लो, यही कतामु दाओ है। देखो क च ट त प यही। लेकिन जिसको ना अनार आम पता है उसको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है अब देखो इसमें एक चीज याद रखो 1 3 5 जो क्रम आपको शो हो रहा है, ठीक है ना, 1 3 5। ठीक है, तो ये जो पहला तीसरा और पांचवा अर्थात ये जो विषम संख्या विषम क्रमांक है ना, उसको क्या बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक है, विषम क्रमांक को अल्प प्राण बोलेंगे और 2 तथा 4 ये जो सम क्रमांक है वो क्या है आपका महाप्राण है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे 1 3 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां अघोष क्या है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। ठीक है ना, हर वर्ग का, चाहे वह कंठ वर्ग का हो पहला और दूसरा अघोष। देखो अब यहां अघोष है, एक अल्प प्राण आता है अघोष में और एक महाप्राण आता है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या है सघोष है। ठीक है ना, अर्थात पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। यहां से भी अब अल्प प्राण ये देख सकते हैं आप 1 3 5 अल्प प्राण है और 2 तथा 4 क्या है महाप्राण है। ठीक है, बिल्कुल आप इस टेबल को देख के तमाम चीजें समझ जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब उसके बाद में हमारा आता है दूसरा बी अंतस्थ व्यंजन जिसे बोलते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है इसको हम समझे, इसकी परिभाषा को हम समझे। तो देखिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसका या इनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है, अल्प स्वर या अर्ध स्वर। ठीक है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनका जो उच्चारण है स्वरों एवं व्यंजनों के बीच होता है। अब इसके
जो एग्जाम्पल क्या है, य र ल व, ये जो चारों हैं अंतस्थ व्यंजन में आता है साथियों। य र ल व अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यहां अंतस्थ से क्वेश्चन बना हुआ है, उसके बाद उष्ण से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब देखो उष्ण क्या है, उष्ण व्यंजन क्या है। तो उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से हो, अर्थात जब आप उच्चारण करोगे ना तो गरम गरम हवा निकलेगी, ठीक है ना, वही क्या है, उष्ण व्यंजन कहलाता है। उष्णा मतलब गर्मी है ना भाई, उष्मा मतलब गर्मी होती है, और गर्मी निकल ही अंदर से हवा। करके देख लो बोल के स श, हाथ को पास में रखो आप मन, एकदम मुंह के पास में, और बोल के देखो स स श ह, थोड़ा भाप टाइप के निकलते है ना। तो यही है उष्ण व्यंजन, जहां आप मन के शरीर से मुंह से जब उष्मा निकलते वो उष्ण व्यंजन कहलाते। तो ठीक है साथियों, सी तो हो गया। चलिए अब देखिए हम संयुक्त व्यंजन क्या होता है। देखो संयुक्त, अब संयुक्त मतलब होता है यहां पर जुड़ा हुआ, है ना भाई, जिसमें दो या दो से अधिक जुड़ा हुआ हो, दो या दो से अधिक अक्षर या व्यंजनों के मेल से जो शब्द वर्ण बनता है, ठीक है ना, तो व्यंजन वर्ण है। अब देखो यहाँ पर अक्षर, त्र, ज्ञ, औस्त्र, ये चार व्यंजन हैं, इसको आप याद रखें, अक्षर, त्र, ज्ञ, औस्त्र। अब अक्षर शब्द किससे मिलकर बना है, क और स से। देखो यहां एक चीज मैं और आप सबको बता देता हूं, ये जो क और नीचे में हलन जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना साथियों, वो आधा का है। जब आपको नीचे में ऐसे दिख जाए तो आप याद रखें इस बात को, वो आधा का बन जाएगा। जैसे कोई भी आप वर्ण ले लो व्यंजन, चाहे वो ज के नीचे में बन गया आधा ज है, ठीक है ना, तो इसको आपको समझना है। तो अक्षर किससे बना है, क और स से बना है। त्र किससे बना है, त और र से बना है। ज्ञ किससे बना है, ज और य से बना है। और स्र किससे बना है साथियों, तो स और र से बना है, स्र। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं उक्षिप्त व्यंजन क्या होता है। उक्षिप्त व्यंजन, तो उक्षिप्त व्यंजन क्या है, अंगा और ढ, ये दो उक्षिप्त व्यंजन किस श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम बिंदुओं को आपको ध्यान रखना होगा साथियों। ठीक है, अब देखो यहां परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी जो व्यंजन के अंतर्गत जो चीजें आती है हमने उसको भी देख लिया, स्वर को भी हमने देख लिया साथियों। हम डाउट, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक है, बहुत सारे साथी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि सर आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और 13 होती है, ये 10 कहां से आपने लिख दिया, आप गलत बता रहे हैं। आइए हम उसी आपके सवाल के जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। देखिए अभी जो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है भाई, अब ये डाउट है जिसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपकी कोई समस्या मत रहे हमारे क्लास से, और हमारा उद्देश्य ही यही है। हमने जो स्वर के प्रकार आप सभी साथियों को बताया, आप सभी साथी ने फर्स्ट क्लास में, हमारा जो सेकेंड क्लास है ना, दूसरा वीडियो है, आपने देखा होगा साथियों, उसमें हमने स्वरों की संख्या 10 बताई है और व्यंजन की जो संख्या है वो 35 बताई है। देखो यहां जो हमने स्वर व्यंजन बताए हैं वो उच्चारण के आधार पर बताए हैं। हमने उच्चारण के आधार पर 10 स्वर बताए हैं और 35 व्यंजन आते बताए हैं, ठीक है ना। ये जो 10 स्वर बताए हैं साथियों, ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर हमने बताए हैं,
जिसमें आपका क्या क्या निकल जाता है इस 10 स्वर में। देखिए आपका ये जो ऋषि है, ठीक है, आपको यहां दिख रहा होगा ऋषि, ये जो है आपका निकल जाएगा अंग और आहा। ठीक है, अंग, आहा और ऋषि, ये तीनों जो है निकल जाता है, इसलिए ये 10 स्वर है जो कि उच्चारण के आधार पर है। अब हम इस वीडियो में जो देख रहे हैं, देखिए यहां पर स्वरों की संख्या 11 भी होती है और स्वरों की संख्या 13 भी होती है। तो स्वरों की संख्या कब 11 है और कब 13 है, यह भी सवाल। तो देख सकते हैं आप, सामान्य हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, सामान्य हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको 11 मिलेगी, जिसमें अंग और आहा को, ठीक है साथियों, अंग और आहा को हटा दिया जाता है। और अंग और आहा को क्यों हटाएंगे, यहां पर भी आप देख सकते हैं अयोगवाह वर्ण है। अंग और आहा जो है अयोगवाह वर्ण होने की वजह से इसको हटाते हैं और स्वरों की जो संख्या है वो 11 हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमने जो बताया था उच्चारण की दृष्टि से बताया था। ठीक है साथियों, तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा सामान्य हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होंगे, तो आपको स्वरों की संख्या 11 बताना है और व्यंजनों की संख्या 13 बताना है। अब ये 11 स्वर कौन कौन से, देखो पूरा इसमें अंग और आहा को हटा दिया जाएगा, शेष बच गया 11। ठीक है, और यहां जब मानक हिंदी वर्णमाला की जब बात होगी तो स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा और व्यंजन की संख्या 35 हो जाएंगे और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 कुल 52 होंगे। अर्थात मानक हिंदी वर्णमाला जब प्रश्न में पूछा जाएगा तो 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे और संयुक्त व्यंजन 4, टोटल 52 वर्ण होंगे। ठीक है, लेकिन जब सामान्य हिंदी वर्णमाला की बात किया जाएगा तो स्वरों की संख्या 11 होगा और व्यंजनों की संख्या 33 होगा। तथा एक और देखो, और जब उच्चारण की दृष्टि से स्वर के प्रकार जब बोलेंगे साथियों, तो स्वरों की संख्या यहां पर 10 हो जाएगा और व्यंजनों की जो संख्या है साथियों वो हो जाएगा 35। तो इस तरह से ये स्वरों का अलग अलग वर्गीकरण है। यही वजह है कि आप कहीं 10 पढ़ते हो, कहीं 11 पढ़ते हो, तो कहीं 13 पढ़ते हो। ठीक है साथियों, तो इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको याद रखना होगा। अभी देखो एक चीज, यहां देखो, जब स्वर्ण हम स्पष्ट कर दिए हैं वर्ण को, स्वर 11 होंगे, व्यंजन 39 होंगे और इसी 11 में 2 जो स्वर है अयोगवाह कहलाता है। जो अन्य 2 स्वर है जो इसमें जुड़ता है अंग और आहा, वही क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, इसी को जोड़कर ये 13 होंगे। और जब उच्चारण की बात आती है तो यहां पर अंग आहा के साथ में ऋषि का री भी चला जाता है उच्चारण के लिए, उच्चारण की दृष्टि में वो इसीलिए 10 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आई होप कि डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए शॉर्ट एंड स्वीट हम स्वरों के वर्गीकरण को एक बार क्लियर कर दें। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं, मात्रा व उच्चारण के आधार पर 3 स्वर हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 स्वर हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 स्वर होते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर 2 स्वर होते हैं। हमने पूरा पढ़ा है भाई, इसको पूरा ओठ गोल होना, अर्ध गोल पढ़े हैं ना भाई। और हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर 2 प्रकार होते हैं और प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल भूलना मत भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है आपका एग्जाम में। तो चलिए हमने इस क्लास में, इस वीडियो में आपकी तमाम जो डाउट्स है आई होप क्लियर कर दिए होंगे। तो कल के सेशन में, कल की क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।